जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार प्राकृतिक संसाधन एवं महत्वपूर्ण तथ्य, है ना। चलिए एक बार सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये जो क्लास है आपका शेड्यूल्ड, हमने जो ओरिएंटेशन में लिखा था, ओरिएंटेशन में ये क्लास, ओरिएंटेशन पीडीएफ में ये क्लास जो है कुछ इस तरह से था कि बिहार के नेशनल पार्क, है ना, बिहार के नेशनल पार्क, नेशनल पार्क एवं वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, इस नाम से था। लेकिन इसको हम पढ़ रहे हैं बिहार प्राकृतिक संसाधन एवं महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि इसमें और एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ेंगे जो बिहार से संबंधित जितने सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बिहार से संबंधित कोई सवाल पूछ सकता है, उसको पढ़ेंगे। इससे पहले एक बिहार स्पेशल के नाम से क्लास कराया गया था आपको, ये उसी का दूसरा भाग है। कुछ चीज़ें इसमें सेम सेम है, बाकी चीज़ें बहुत डिफरेंट भी है इसके अंदर में। तो वो दो, ये लेक्चर और वो वाला बिहार स्पेशल का लेक्चर कंबाइन कर देंगे तो बिहार से संबंधित लगभग वो सारे प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो सब यहाँ पर कवर हो जाएगा। गुड। आइए देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे बिहार के प्राकृतिक संसाधन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर भू आकृतिक विभाजन कैसा है, बिहार का जो पूरा विभाजन है, भू आकृतिक विभाजन, वो कैसा है। बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जलकुंड के बारे में पढ़ेंगे, बिहार के प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे, बिहार की प्रमुख नदी घाटी, तो यह बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना के बारे में, प्रमुख नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, कोसी जल विद्युत परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, गंडक परियोजना, सोन परियोजना, जल विद्युत परियोजना, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, विविध अन्य तथ्य भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर क्या आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 6 टॉपिक्स इधर से हो गए और यहाँ पर देखिएगा तो 6 टॉपिक्स इधर से हो गया। लगभग 12 टॉपिक इसके अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर 30 प्रश्न भी इसके ऊपर में हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। 12 टॉपिक्स फिर 30 प्रश्न। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार की प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार, बिहार कहाँ पर है, भारत के पूर्व में है। ये मान लेते हैं पूरा भारत है, तो यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, बिहार का लोकेशन देखेंगे तो आपको ईस्ट साइड में देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलता है, ईस्ट साइड में देखने को मिलता है। तो बिहार जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। पूरे भारत के किस भाग में है, पूर्वी भाग में भारत के स्थित है ना, अवस्थित है। और बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का है। ये चीज पहले भी आपको पढ़ाए थे। बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 स्क्वायर एरिया में फैला हुआ। बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा देश है। बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात जो है ये सबसे बड़ा जो है राज्य है, 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात ये जो है बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, 12वें नंबर पर। इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करें, इन टर्म्स ऑफ एरिया के बात करें, एरिया के आधार पर, तो ये 12वां राज्य है। 12वां राज्य था, पहले 13वां था। जम्मू एंड कश्मीर जब अलग, अब एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है तो राज्य की दर्जा में तो यूनियन टेरिटरीज आया नहीं, तो ये 13वां से आगे बढ़ के अब 12वें नंबर पर आ गया है, ठीक है। जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा तो फिर वो बन जाएगा दूसरा, ठीक है। तो एरिया के आधार पर देखें तो 12वें नंबर पर है। एरिया के आधार पर देखें, एरिया के आधार पर देखें तो 12वें नंबर पर है। एरिया के आधार पर देखें तो 12वें नंबर पर है। एरिया के आधार पर देखें तो 12वें नंबर पर है। एरिया के आधार पर देखें तो 12वें नंबर पर है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर पॉपुलेशन के आधार पर देखें तो ये तो थर्ड है, तीसरे नंबर पर। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ये आपका आता है, तीसरे नंबर पर आ जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भू आकृतिक
विभाजन, जो पूरा बिहार है उसका उसका जो बंटवारा है वो कैसा बंटवारा है, अगर हम देखें तो बिहार को मुख्यतः तीन भू आकृतिक प्रदेश में, तीन भागों में बांट करके हम इसको पढ़ सकते हैं, है ना। तीन भागों में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है शिवालिक श्रेणी, नंबर वन है शिवालिक श्रेणी। नंबर टू है बिहार का मैदानी क्षेत्र, बिहार का मैदानी क्षेत्र दूसरे नंबर पर। और तीसरा हो जाएगा दक्षिणी पठार। बिहार को बांटने के लिए, पढ़ने के लिए हमको तीन भाग में बांट सकते हैं, शिवालिक श्रेणी, दूसरा है बिहार का मैदान, तीसरा है दक्षिणी पठार। शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार में पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में है। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी कहां पर है? पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्र है वो आपका शिवालिक श्रेणी हो गया। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार जो है पश्चिमी चंपारण जिले में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी फोर्ट सोमेश्वर 880 मीटर, लगभग 2884 फीट ऊंची है। तो सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार जो है वो भी कहां पर है? वेस्ट चंपारण में ही है। और इसकी सर्वोच्च चोटी, सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम है फोर्ट सोमेश्वर। क्या नाम है? फोर्ट सोमेश्वर, जो 2884 फीट जो है ये क्या है? ऊंची है। बिहार के मैदानी भाग की बात करें, हमने सबसे पहले बात किया शिवालिक श्रेणी की, तो शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार में पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में है। पश्चिमी चंपारण के आसपास जाओगे वहां से आपको शिवालिक क्षेत्र मिलेगा। जो वेस्ट चंपारण चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, वो आपका शिवालिक क्षेत्र वहां पर है, शिवालिक क्षेत्र है। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र है। क्या है? शिवालिक क्षेत्र है। चलिए, तो ये समझ गए आप। अब देखिए, शिवालिक क्षेत्र समझ गए, जो पहला क्षेत्र था। दूसरा क्षेत्र है बिहार का मैदानी भाग। तो बिहार के जो मैदानी क्षेत्र हैं उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। तो पूरे बिहार के मैदानी क्षेत्र को, मैं एक रफ फिगर मोटा मोटी बनाता हूँ। एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन रफ होगा, आप ऐसा समझिएगा। ठीक है, एकदम रफ टाइप का है, फुल्ली रफ है। तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ से ना गंगा नदी बहती है कहीं से। ठीक है, गंगा नदी बहती है। तो यहाँ पर आपको गंगा नदी है, ये क्या है? गंगा नदी है। अब गंगा नदी जो बहती है, ये थोड़ा ऊपर हो गया, नीचे और होता। यहाँ पर ये जो भाग है इसको उत्तरी उत्तरी बिहार बोलते हैं, उत्तरी बिहार। और इधर जो है ना, इसको बोलते हैं उत्तरी बिहार, इसको बोलते हैं उत्तरी बिहार। समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ उत्तरी बिहार। और ये होता है आपका दक्षिणी बिहार। ठीक है, दक्षिणी बिहार। क्योंकि सारी नदियां इसमें देखोगे ये हिमालय की तरफ से आती है, सारी नदियां जो है हिमालय की तरफ से गंगा में आकर के मिलती है। सारी नदियां ये किधर से आती है? हिमालय की तरफ से गंगा में आके मिलती है। तो इस उत्तरी बिहार में बाढ़ की सिचुएशन जो है बनी रहती है। एसपी नोट्स ऑलरेडी है, जो आपका एसपी नोट सेक्शन में जाओगे वहाँ हिंदी का सेक्शन बना है, उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये उत्तरी भाग है। अब यहाँ से कुछ एक ही नदी है जो उल्टा बहती है, वो भी क्या आपका? ये सोन नदी के आसपास, सोन नदी है, जो कि आपका उतना भी यहाँ पर पानी नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ बारिश का पानी मिलता है, क्योंकि ये कोई माउंटेन से उस तरह से नहीं निकलती है। लेकिन ये सालों भर बहने वाली नदी है, तो इसलिए यहाँ पर आपको बाढ़ की सिचुएशन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? यहाँ पर आपको बाढ़ देखने को मिलेगा, बाढ़ देखने को मिलेगा। जब इधर आएंगे दक्षिणी भाग में तो आपको क्या मिलेगा? सुखाड़ देखने को मिलेगा, सुखाड़ देखने को मिलेगा। आप समझ गए होंगे पूरी बात हमारी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड्डू कुमार, सारा ही एसपी नोट्स दे दिया गया है ऐप के अंदर। रिकॉर्डेड सेक्शन में एसपी नोट्स का फीचर है, उसके अंदर में हिंदी है, हिंदी के अंदर में जाके देखना, सारा डाल दिया गया है। ठीक है, अगर जो कुछ नहीं डाला गया होगा तो अभी एक रिपोर्ट हम लोगों का बन रहा है, जो सारे बैचेस में क्या डाला है, क्या छूटा हुआ है, उसकी रिपोर्ट बन रही है। तो अगले 3-4 दिनों के अंदर में जो भी छूटा हुआ है सब डल जाएगा आपको, तो आपको चिंता नहीं करना है। पूरा एसपी नोट्स नहीं दिया हुआ इब्रत? ठीक है, जो नहीं दिया होगा सारा डाल दिया जाएगा, क्योंकि बना हुआ तो सारा है, वो छूट गया है डालने के लिए। वो ऑलरेडी जो टीम है ना वो रिपोर्ट बनाती है जब भी बैच खत्म होता है। तो अभी जस्ट खत्म हो रहा है बहुत सारा बैच, तो उसमें आपका रिपोर्ट बन रहा है 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट का। तो उसमें देख लिया जाएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा एसपी नोट्स किस बैच में नहीं है, तो वो एक तरफ से सब में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप 3-4 दिन के अंदर देखना सारा आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ऐसे भी बीएड के अंदर में सिर्फ 15 नंबर का पूछा जाता है, तो वो भी आपको गद्यांश से आपको 5 नंबर रहता है। और 10 नंबर के लिए आप जो है कि विलोम शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, और विपरीतार्थक तो मैंने बता ही दिया, पर्यायवाची शब्द है, यही सारा जो है मूल मूल चैप्टर जो है यहीं से पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ उसमें पूछा जाता नहीं है, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न होते हैं। चलिए, बिहार के मैदान को दो भागों में बांटते हैं। गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली जो विशिष्ट आकृति होती है उसको दियारा भूमि कहते हैं। तो गंगा का जो मैदान है, देखिएगा इसमें, गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में, गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशिष्ट आकृति जो क्षेत्र है, विशिष्ट आकृति क्षेत्र, उसको क्या कहते हैं? दियारा भूमि कहते हैं। दक्षिणी पठारी क्षेत्र, ये पश्चिम में कैमूर से लेकर के पूर्व में बांका तक विस्तृत है, पूर्व में बांका तक विस्तृत है। ये नीस, शिष्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? नीस से मिलकर के बना हुआ है, शिष्ट से मिलकर के बना हुआ है, और ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है ये, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिम में कैमूर से लेकर के पूर्व में बांका तक विस्तृत फैला हुआ है दक्षिणी पठार। पश्चिम में कैमूर से लेकर के, है ना, और ये कहाँ तक फैला हुआ है? बांका तक जो है फैला हुआ है दक्षिणी। तो 3 भागों में इसको बांटते हैं पूरे बिहार को, शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिणी पठार। शिवालिक श्रेणी आपको वेस्ट चंपारण के आसपास का रीजन जो है वहां पर शिवालिक श्रेणी मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो रीजन है, यहाँ पर आपको ये जो रीजन है इसको बोलेंगे शिवालिक श्रेणी का रीजन। नंबर 1 शिवालिक श्रेणी का रीजन इसको आप बोल सकते हो। फिर ये बचा हुआ जो है उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान, ये बीच वाला पार्ट हो गया। और तीसरा वाला जो पार्ट है आपका, तीसरा वाला पार्ट है वो है आपका यहाँ पर दक्षिणी श्रेणी। दक्षिणी श्रेणी में ये पश्चिम में कैमूर से लेकर के पूर्व में बांका तक जो है विस्तृत है, और ये नीस, शिष्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। आगे दीजिए, देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट है आपका बिहार की प्रमुख नदियां। बिहार की प्रमुख नदियां, तो बिहार की सीमा में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है वो क्या है? गंगा है। बिहार की सीमा में बहने वाली, बिहार की सीमा में बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है, सबसे बड़ी नदी वो क्या है? गंगा है। नेपाल के सप्तकौशिकी से निकलने वाली कोशी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है ना, या फिर बिहार का अभिशाप कहते हैं। बिहार के बेगूसराय में कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल की झील है। बिहार के बेगूसराय में कांवर झील जो है वो एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध झील है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो नेपाल के सप्तकौशिकी से निकलने वाली, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो आपका कोशी नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो नेपाल के सप्तकौशिकी से निकलती है, ठीक है। नेपाल के सप्तकौशिकी से निकलती है, नेपाल के सप्तकौशिकी से कोसी नदी निकलती है। इसको बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का अभिशाप कहा जाता है। बिहार के बेगूसराय में कांवर झील है जो एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल की झील है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। कांवर ताल झील, कांवर झील को 21 जुलाई 2020 को रामसर आर्द्र भूमि में घोषित किया गया है। तो ये जो कांवर झील है इसको रामसर आर्द्र भूमि भी घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया? इसको रामसर आर्द्र भूमि जो है इसको घोषित किया गया है, ठीक है। चलो, अरे हो गया हिंदी का, बता दिए कि नहीं डला होगा तो डल जाएगा, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है। आ जाएगा, सब सब आ जाएगा, ठीक है। बीएड 28 मई को है, अभी हम लोग पढ़ा ही रहे हैं। नोट्स बहुत सारा बन रहा है, सारे सब्जेक्ट का नोट्स आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे लगभग हर दिन आपको कोई ना कोई नोट्स अपलोड हो रहा है। जो छूटा हुआ नोट्स है उस पर रिपोर्ट बनेगा, सारा आ जाएगा। आपके लिए बनाए, उसको रख के क्या करेंगे, ठीक है। क्यों एक ही बात बार बार लिख रहे हो गुड्डू कुमार। चलो आगे बढ़ते हैं। कांवर झील को 21 जुलाई 2020 को रामसर आर्द्र भूमि स्थल में के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। देखो, जब आपने कहा था गुड्डू आज से 4-5 दिन पहले कि सर नोट्स हिंदी का नहीं है, आपने लिख के भी भेजा था, मुझे याद है। तो मैंने टीम को कहा, टीम ने कहा कि सर हम पूरा डाल दिए हैं, लेकिन आप कह रहे हो, इबरत भी कह रही है कि सर कुछ कुछ छूटा हुआ है अभी भी। तो मैं आज खुद बैठ करके स्वयं देखूंगा उसको कि कहाँ कहाँ पर छूटा हुआ है, कौन कौन सा वाकई में नोट्स है, ठीक है। जहाँ पर टीम को भी लग रहा है कि सारा हम ऐड कर दिए हैं, तो उनको मैं पर्सनली बताऊंगा कि यहाँ यहाँ पर सच में छूटा हुआ है, तभी तो बच्चे बोल रहे हैं। तो वो आज ही डलवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो कांवर झील को 21 जुलाई 2020 को रामसर आर्द्र भूमि स्थल के रूप में घोषित किया गया है। गंगा नदी में
उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियां जो है, वो जो उत्तर से सारी नदियां आती है, ये वाला जो फिगर मैंने बताया था, उत्तर से सारी नदियां जो ऊपर से आती है, इसमें आप देखोगे कौन कौन सी नदी है। एक तो घाघरा नदी है, गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला बलान है, कोशी है, महानंदा है, ये सारी नदियां जो है उत्तर से आती है। गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली जो नदियां जो साउथ से जाती है ना, जो नीचे की ओर से जाती है, यहाँ पर देखिए जो नीचे से जाती है, ये नीचे से जो जाने वाली नदियां हैं, नीचे से जो नदियां बहती है दक्षिण से गंगा में जाकर के मिलती है, उन नदियों को अगर हम यहाँ पर देखें तो गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियां जो है वो कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, ये सारी नदियां जो है वो दक्षिण दिशा से आकर के मिलती है। महत्वपूर्ण जलकुंड की अगर बात करें, महत्वपूर्ण जलकुंड की अगर बात करें, यहाँ पर महत्वपूर्ण जलकुंड की अगर बात करें, महत्वपूर्ण जलकुंड की अगर बात करें, ठीक है, महत्वपूर्ण जलकुंड की अगर बात करें तो यहां पर देखिएगा, महत्वपूर्ण जलकुंड की अगर बात करें तो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण जलकुंड। अब देखिए यहां पर ब्रह्म कुंड कहां पर है, तो राजगीर के अंदर में ये 4 कुंड आपको देखने को मिलेगा। नंबर 1 ब्रह्म कुंड, नंबर 2 सप्तधारा, सूर्य कुंड और मखदूम कुंड। ये तीनों चारों कुंड कहां पर है, ब्रह्म कुंड, सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, ये राजगीर के अंदर में है। मुंगेर के अंदर में आप देखिए यहाँ पर 4 कुंड है, ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और रामेश्वर कुंड। ये सब जो है कहाँ पर है, मुंगेर के अंदर में है, देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये गर्म जल कुंड है। तो टोटल यहाँ पर आपको 8 जो है आपको जलकुंड है, 8 जलकुंड है, जिसमें से 4 राजगीर में है और 4 मुंगेर के अंदर में है। दूसरा देखते हैं हम लोग प्रमुख वाटरफॉल, जलप्रपात या इसी को बोलते हैं वाटरफॉल, जलप्रपात या वाटरफॉल, प्रमुख जलप्रपात या वाटरफॉल अगर देखें तो हम क्या देख पाते हैं, प्रमुख जलप्रपात वाटरफॉल हम क्या देख पाते हैं, तो हम देखते हैं भैया तलहार कुंड, ये कहां पर है, कैमूर में है ना। करकटगढ़ ये आपका कैमूर में है। ककोलत जलप्रपात कहां पर है, नवादा में है। तुतला जलप्रपात सासाराम में है। मजहर कुंड सासाराम में है। धुआं कुंड ये आपका सासाराम में है। नेक्स्ट आपका नदी घाटी परियोजना है। देखिए नदी घाटी परियोजना से लगभग सवाल पूछा जाता है, ठीक है, नदी घाटी से लगभग हर साल सवाल पूछा जाता है। तो देखिएगा एक प्रश्न जो पूछा जाता है, ये बताइए बिहार की सबसे पुरानी जल परियोजना कौन सी है, तो सोन नदी परियोजना है, सोन परियोजना है ना। सोन परियोजना सोन नदी पर है जो बिहार में है। एक प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि बिहार की सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है। और ये जो क्लास है ना बिहार के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ बीएड के लिए नहीं है, बिहार के अन्य एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और बिहार से संबंधित 2 लेक्चर, एक बिहार स्पेशल फैक्ट के नाम से पढ़ाया था, एक ये वाला, दोनों ही अति महत्वपूर्ण है। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो लगभग बिहार स्पेशल में जो भी पूछा जाता है वो सब कवर हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा कोसी जल विद्युत परियोजना जो है ये कहां पर, कोसी नदी पर है। ये बिहार और नेपाल जो है यहां से लाभान्वित होता है कोसी जल परियोजना से, है ना। ये बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर कोसी जल परियोजना है, तो कोसी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट आपका सोन परियोजना, ये आपका बिहार में है। गंडक परियोजना ये गंडक नदी पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल इससे लाभान्वित होता है। नेक्स्ट आपका बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका है, ये तो था जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट ये तो था आपकी नदी घाटी परियोजना। अगला है कोसी जल विद्युत परियोजना। बारी बारी से सबको पढ़ लेते हैं, है ना, कई बार डिटेल पूछ लिया जाता है। तो कोसी जल परियोजना की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच इस परियोजना के लिए वर्ष 1954 में आपसी सहमति बनी थी। इसके अंतर्गत नेपाल के भीमनगर में कोसी बैरेज का निर्माण कराया गया है। नेपाल के भीमनगर में कोसी बैरेज का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट है आपका गंडक परियोजना। गंडक परियोजना की बात करें तो गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल के मध्य दिसंबर 1959 में एक समझौता हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण जिले में पूर्वी जल विद्युत परियोजना जो है वो स्थापित की गई है, ठीक है। आगे देखिएगा सोन परियोजना। सोन नदी पर सोन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। सोन नहर प्रणाली भारत की प्राचीन नहर प्रणाली में से एक है और 1874 ईस्वी में इसका जो है परिचालन हुआ था। सोन परियोजना का, सोन नदी पर सोन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। सोन नहर प्रणाली भारत की प्राचीन नहर प्रणाली में से एक है। प्राचीन नहर प्रणाली में से क्या है, एक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जल विद्युत परियोजनाओं में देख लीजिए तो डेहरी ये कहां पर है, रोहतास में है। वरुण जल परियोजना यह आपका औरंगाबाद में है जल विद्युत परियोजना। वाल्मीकि नगर ये जो है
यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो जल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण। कटैया जल विद्युत परियोजना सुपौल में है। अगनूर कहाँ पर है? अरवल के अंदर में है ना। वहीं पर नसीरगंज रोहतास में है। त्रिवेणी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में है। त्रिखंडी जल विद्युत परियोजना रोहतास में है ना। सेबारी रोहतास में है। बेलसार अरवल में है। अरवल अरवल में है ना। और जैनागरा ये जो है रोहतास के अंदर में है ना। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको पढ़ाने वाले थे, है ना, वो था हमारा राष्ट्रीय उद्यान, बिहार के राष्ट्रीय उद्यान, बिहार के राष्ट्रीय उद्यान, बिहार के राष्ट्रीय उद्यान, बिहार के नेशनल पार्क। देखिए बिहार के अंदर में नेशनल पार्क की संख्या सिर्फ केवल एक है। वो कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसके बारे में बढ़िया से याद रखिएगा। बात करें कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर है? पश्चिमी चंपारण जिला के अंदर में है। वेस्ट चंपारण में क्या है? नेशनल पार्क है। एकमात्र नेशनल पार्क बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के चंपारण जिला में है। 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था इसको। 1990 में नेशनल पार्क बनाया गया था इसको, नेशनल पार्क, है ना। और क्षेत्रफल की बात करें 898 वर्ग किलोमीटर है। विशेषताओं की बात करें, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व है ये। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व है ये वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र टाइगर रिजर्व, जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से ये क्या है? सटा हुआ है। गंडक नदी की बात करें, पंडई, मनोर, हरहा, माशान, भापसा नदियां इसके विभिन्न भागों से होकर के प्रवाहित होती है। वाल्मीकि नेशनल पार्क से होकर के बड़ी और छोटी, बड़ी नदी में गंडक नदी और बाकी छोटी नदियां जो है, ये सारी नदियां जो है इससे होकर गुजरती हैं। मुख्य वनस्पति की बात करें, ठीक है, मुख्य वनस्पति की बात करें तो साल और मिश्रित वन, घास के मैदान, नदी तटीय वनस्पति, ये सब जो है आपके क्या है भैया? वाल्मीकि नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? वेस्ट चंपारण में है। गौतम बुद्ध, है ना, गौतम बुद्ध जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य गया में है। वाल्मीकि बाघ शरणार्थ स्थली ये पश्चिमी चंपारण में है। भीम बांध मुंगेर के अंदर में आपको मिलेगा। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर रोहतास में। राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा में। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर के अंदर में मिलेगा। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य मिथिला और दरभंगा में मिलेगा। बरेला झील अभ्यारण्य वैशाली में मिलेगा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में मिलेगा। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में मिलेगा। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में मिलेगा। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय के अंदर में मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपका है भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, है ना, कहां पर है? मोकामा में है। ये प्रमुख उद्योग विभाग है। दूसरा है बाटा इंडिया लिमिटेड उद्योग, मोकामा में है। तेल शोधक कारखाना बरौनी में है ना। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा में है। रेशम मार्ग रेशम उद्योग भागलपुर में है। तो रेशम उद्योग के लिए फेमस जगह कौन सी है? भागलपुर है। टसर रेशम जो है आपको बांका के अंदर में टसर रेशम मिलेगा। रेल पहिया का कारखाना बेलापुर सारण के अंदर में मिलेगा। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना मधेपुरा के अंदर में मिलेगा। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर रोहतास में मिलेगा। जूट उद्योग पूर्णिया कटिहार में मिलेगा। सूती वस्त्र उद्योग गया भागलपुर पटना मुंगेर में मिलेगा। उर्वरक उद्योग बरौनी में है। चमड़ा उद्योग आपको पटना नालंदा मुजफ्फरपुर और गया के अंदर में उर्वरक उद्योग है ना। बिहार में सीमेंट उद्योग स्थापित है रोहतास एवं औरंगाबाद में। बिहार में सीमेंट उद्योग कहां पर फेमस है? रोहतास और औरंगाबाद के अंदर में आपको सीमेंट उद्योग देखने को मिलेगा। ये टॉप स्टेट है, ठीक है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां पर मिलेगा? बरौनी के अंदर में मिलेगा। तो सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है रोहतास और औरंगाबाद, और तेल शोधक कारखाने के लिए फेमस है बरौनी। इसके बारे में तो सबको जानता है। भागलपुर में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के कारण इसको सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो सिल्क सिटी ऑफ बिहार क्या है? सिल्क सिटी ऑफ बिहार क्या है? भागलपुर है। सिल्क सिटी किसको कहते हैं? भागलपुर को कहते हैं, क्योंकि यहां पर सिल्क के वस्त्र का उत्पादन जो है वो काफी होता है। बिहार में किशनगंज जिले में चाय की खेती सबसे ज्यादा होती है। अब दीजिए चाय के बारे में भी बता दिया आपको। चाय की खेती सबसे ज्यादा कहां पर होती है? वो किशनगंज जिले में होती है। बिहार में 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। मलबरी रेशम, टसर रेशम और ईरी रेशम। बिहार में रेशम के कितने प्रकार हैं? तो मलबरी रेशम, टसर रेशम और ईरी रेशम, 3 तरह के रेशम हैं। बिहार में बेगूसराय एकमात्र ही ऐसा जिला है,
बेगूसराय एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर ईरी रेशम का उत्पादन होता है। बेगूसराय एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर ईरी रेशम बनता है। बिहार का बेगूसराय एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर ईरी रेशम बनता है। बिहार में पूर्णिया जिले के मरंगा क्षेत्र में आपको निजी साझेदारी के तहत जूट पार्क की स्थापना मिलेगा, है ना। तो यहां पर जूट पार्क बनाया गया है, कहां पर? बिहार के पूर्णिया जिले के अंदर में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है जो याद रखिएगा। अब आते हैं एक बड़ा टॉपिक जो एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, विविध अन्य तथ्य। इंपॉर्टेंट जो है ना, कुछ मिक्स टाइप का बिहार स्पेशल, है ना। बिहार बिहार मिसलेनियस के नाम से, बिहार है ना मिसलेनियस के नाम से, बिहार से स्पेशल मिसलेनियस कुछ कुछ देख लेते हैं। अगर हम आपको पूछे नवपाषाण कालीन जो पुरानी स्थल है वो बिहार में कोई है तो चिरांद है। चिरांद कहां पर है? छपरा के अंदर में है, ठीक है। बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल अगर बात करें राजगिरी में, पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। तो तीनों ही बौद्ध संगीति अगर देखेंगे तो आपको कहां पर मिलेगा? राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र, ठीक है। राजगीर, वैशाली, है ना, राजगीर, वैशाली, ठीक है, और आपको पाटलिपुत्र, ठीक है। कश्मीर में हुआ था एक, पाटलिपुत्र में हुआ था। तो एक राजगीर में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था? राजगीर में। दूसरा वैशाली के अंदर में हुआ था, वैशाली में। तीसरा जो है वो कश्मीर के अंदर में हुआ था। तो अब तक 4 बौद्ध संगीति हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर पटना में हुआ था चौथा। तो पहला बौद्ध संगीति राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा कश्मीर, चौथा पटना। तो कश्मीर को छोड़ करके देखें तो राजगीर, वैशाली और पटना तीनों बिहार के अंदर में है। तो 3 बौद्ध संगीति, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों बौद्ध संगीति अगर देखेंगे, है ना। पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ, अच्छा हाँ, तो ये आपको तीसरे नंबर पर आ जाएगा ये नंबर, ठीक है। और चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर के अंदर में हुआ, KA फॉर कश्मीर, इसको चौथे नंबर पर ही रखते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा नॉलेज ये है कि आपको पहला बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? पहला बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? तो कहेंगे सर जी पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा कहाँ पर हुआ था सर जी? तो तीसरा पटना के अंदर में हुआ था, तीसरा बौद्ध संगीति पटना में हुआ था। और चौथा कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में हुआ था। अगर आप देखेंगे 3 बौद्ध संगीति है ना कहाँ पर हुआ? राजगिरी, वैशाली और पटना के अंदर में, तीनों बिहार के अंदर में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन स्थल पाटलिपुत्र में है। बिहार का आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रांता बिहार में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पर शासन करने वाला पहला बिहारी, प्रथम बिहारी जो है वो शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी दिल्ली पर आक्रमण करने वाला, दिल्ली पर शासन करने वाला, दिल्ली पर शासन करने वाला पहला बिहारी व्यक्ति अगर कोई था तो शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला बिहारी था, ठीक है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जो है रॉल्फ फिंच थे, रॉल्फ फिंच। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव थे। बिहार में पैदा होने वाले सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 1857 क्रांति के समय बिहार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो है बाबू कुंवर सिंह थे, बाबू कुंवर सिंह थे, ठीक है। बिहार से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार विधान परिषद के पहले सभापति जो है राजीव रंजन प्रसाद थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चमियार थे। पटना उच्च न्यायालय, पटना हाईकोर्ट का पहला जो मुख्य न्यायाधीश, पहला जो चीफ जस्टिस बना था पटना हाईकोर्ट का, है ना, पहला जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो थे सर एडवर्ड चमियार। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, है ना, स्वतंत्रता के बाद। अगर पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें सर क्लिफर्ड थे। जब पटना ये हाईकोर्ट बना था उस समय मुख्य न्यायाधीश थे सर एडवर्ड चमियार, पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आजादी के बाद अगर पूछेगा स्वतंत्रता के बाद पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर क्लिफर्ड थे, है ना, सर क्लिफर्ड, है ना, थे। और मोहन अग्रवाल भी बाद में ये जाकर के बने थे, ठीक है। मोहन अग्रवाल पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम न्यायाधीश स्वतंत्रता के पश्चात मोहन अग्रवाल थे। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है रेखा मनहर लाल दोषित थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार से पहला फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष बलिराम भगत थे। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, है ना। बिहार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली, है ना,
जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, बनने वाला न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। बिहार का कोई सीजीआई, पहला सीजीआई न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाला बाबू जगजीवन राम, है ना। बिहार से अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो आपका रणधीर वर्मा थे। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति, बिहार के पहले महाकवि विद्यापति थे। बिहार से ज्ञानपीठ में सम्मानित पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर थे, ठीक है। उर्वशी के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। बिहार से ज्ञानपीठ, पहला बिहारी जिनको ज्ञानपीठ मिला, है ना, पहला बिहारी जिनको ज्ञानपीठ मिला रामधारी सिंह दिनकर थे। हाँ, पटना हाईकोर्ट 1916 में स्थापना हुई है, पटना हाईकोर्ट का। एक बार ये प्रश्न पूछा था कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, सन 1916 ईस्वी में हुई। बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा मैथिली भाषा है। तो बिहार की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो संविधान की 8th शेड्यूल में से है, उसमें बहुत सारी भाषा है, तो बिहार का कोई एक भाषा जो 8th शेड्यूल में मेंशन है, तो बिहार में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा मैथिली है। तो बिहार की सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली भाषा कौन सी है? मैथिली भाषा बिहार की सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है? जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के जनक हैं। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं कौन? बिंदेश्वर पाठक। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला अगर देखें, सोनपुर मेला, ये गंगा और गंडक नदी के संगम पर है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी के अंदर में, बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना बरौनी के अंदर में। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देश्य परियोजना है। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना आरा नगर पालिका है। बिहार का प्रथम खगोल वेधशाला ये इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में है। बिहार का प्रथम स्टेडियम जो है वो मोइनुल हक स्टेडियम है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है सर्च लाइट है, दैनिक समाचार पत्र की बात करें, है ना। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक में बात करें बिहार बंधु है, जो सप्ताह में एक बार छपती थी। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो डेली छपने वाला था वो आपका सर्वहितैषी था, जो रोज छपता था। बिहार की पहली हिंदी फिल्म अगर देखेंगे तो कल हमारा है। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो। बिहार की पहली मैथिली फिल्म की बात करें तो कन्यादान बिहार की पहली मैथिली फिल्म है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, बिहार से संबंधित सारी चीजों को इसमें हमने कवर कर दिया। खास करके ये जो विविध वाला पार्ट था ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। तो इससे अगर पूरा ये लेक्चर आप पढ़ लेंगे, 2 बार रिवाइज कर लेंगे, इसी पीडीएफ से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बिहार स्पेशल वाला एक जो था उससे कर लीजिए, एकदम खूब पढ़ लीजिएगा इसको, 2 से 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा कि एग्जामिनेशन में शायद ही बिहार से कोई प्रश्न होगा जो आपसे छूट जाए। कुछ अटपटा पूछेगा तभी छूट सकता है, वरना जो ट्रेंड है एग्जामिनेशन में, जिस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है पूरे बिहार में जो भी एग्जामिनेशन होता है, वहां से आप देखिएगा बड़ा अच्छा से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जहां भी संभावित मुझे जहां तक लग रहा था हमने वहां तक कराया है ना। पढ़ने को तो बिहार स्पेशल पे एक किताब भी आपको पूरा पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 3-4 महीना सिर्फ उसी किताब को पढ़ना होगा, तो उससे कोई फायदा है नहीं। हमें लिमिटेड टारगेट बैच है, हमारा लिमिट है भैया, इतना सा सिलेबस है, उसके अंदर में इतना सा बिहार का 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, उसके लिए हम दो चैप्टर पढ़ लिए, ना जाने कितने पेज का चैप्टर है ये हमारा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा और क्या पढ़ें हम लोग, ठीक है। मैक्सिमम हमने कर लिया जहाँ तक हमको करना चाहिए था, पॉसिबल जहाँ तक था। आइए टेस्ट लगा लेते हैं। आपका गुड्डू कुमार आपका वैलिडिटी दिखा रहा होगा, ठीक है। बैच की वैलिडिटी 6 महीना होती है, एग्जाम तक होती है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, जो पहला बैच था इल्म बैच 1, उसको हमने लगभग 1 साल तक के आसपास का दिया था, 8 महीने 9 महीने करके दिया था। तो आपका एग्जाम तक रहेगा, ठीक है। एग्जाम के बाद कब खत्म होगा वो आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, ठीक है। एग्जाम के 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद नॉर्मली खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग नए साल में जब 1 ईयर बीएड लॉन्च होगा, ठीक है, ग्रेजुएशन 4 ईयर जिन्होंने किया है उसके लिए 1 ईयर बीएड, जिन्होंने 3 ही साल का ग्रेजुएशन किया है उसके लिए जो 2 ईयर्स बीएड चल रहा है ऐसे चलेगा, तो हम उसकी पूरी तैयारी करवाएंगे। तो उस समय हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल नई होगी, मटेरियल भी, कंटेंट भी नया होगा, ठीक है, और पढ़ाने का अंदाज भी थोड़ा नया होगा, क्योंकि 1 साल का एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा, फिर से कंटेंट बनेंगे, ठीक है, तो उसका फायदा अलग मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। मुझे लगता है कि आप लोगों में से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं बता पाएगा इसको। 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कहते हैं बिहार में भू आकृति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया बिहार को। देखिए 3 क्षेत्र में किया गया था, मैंने बताया शिवालिक, उत्तरी मैदान और लास्ट में एक और था
जो मैंने आपको 3 क्षेत्र बताया था कि तीन क्षेत्र में इसको डिवाइड किया गया। चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें आपको। पूरे बिहार को आप देखिएगा तो कितने क्षेत्र में बांटा गया, 3 क्षेत्र में। शिवालिक क्षेत्र, बिहार का मैदान और दक्षिणी पठार, ठीक है, दक्षिणी पठार। तो 3 क्षेत्र में इसको विभाजित किया गया, 3 क्षेत्र के अंदर में। तो पहला प्रश्न यही था, दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि फोर्ट सुमेश्वर किस जिले में स्थित है, जल्दी से बताइएगा। फोर्ट सुमेश्वर किस जिले में स्थित है, तीसरा नंबर में। फोर्ट सुमेश्वर हमको पश्चिमी चंपारण में मिलेगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बिहार की सबसे बड़ी नदी। बिहार का पूछा है, भारत का नहीं पूछा है, तो याद रखिएगा दोनों ही केस में गंगा हो जाएगा, क्योंकि गंगा आपको देखे तो ऐसे बहती है, पूरे बिहार को कवर करती है, ऐसे करके गंगा नदी बहती है। तो सबसे लंबी नदी तो गंगा ही हो जाएगी, सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, जो नेपाल के से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कांवर झील किस जिले में है। देखिए आ गया ना, अच्छे अच्छे प्रश्न आ गए। कांवर झील किस जिले में है, तो याद रखिएगा ये बेगूसराय झील के, बेगूसराय के अंदर में कांवर झील है। कांवर झील क्या है, बेगूसराय के अंदर में। अगला क्वेश्चन, बिहार में तेल शोधक, जब भी तेल की बात आएगी बरौनी नंबर 1 पे आएगा। तेल शोधक कारखाने की बात आएगी बरौनी पे ध्यान जाएगा। भारत और नेपाल की संयुक्त गंडक परियोजना किस वर्ष स्थापित की गई। जो गंडक परियोजना है, भारत और नेपाल ने संयुक्त तौर पर इसको स्थापित किया था। आप बता सकते हो कब किया गया था, सन 1959 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सोन नहर प्रणाली का परिचालन कब से हुआ था। जो सोन नहर परिचालन की प्रणाली शुरू हुई है वो 1874 से, बहुत पुरानी परियोजना है और सबसे पुरानी परियोजना, भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना अगर कोई है, नहर परियोजना, तो वो सोन नहर परियोजना है। बिहार में विद्युत लोकोमोटिव कारखाना, विद्युत लोकोमोटिव कारखाना जो फैक्ट्रियां, जो हमारे डब्बे बनते हैं, है ना, विद्युत वाले डब्बे जो बनते हैं, विद्युत लोकोमोटिव कारखाना, वो आपको कहां पर है, मधेपुरा के अंदर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले में चाय की खेती की जाती है। भैया चाय की खेती मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी बात चाय की आएगी किशनगंज नंबर 1 पे होगा, है ना। चाय की बात आएगी किशनगंज नंबर 1 पे आएगा, चाय की बात आएगी किशनगंज नंबर 1 पे आएगा। बिहार में चाय सबसे ज्यादा किशनगंज में, है ना, बिहार में सबसे ज्यादा चाय किशनगंज में। अगला क्वेश्चन, बिहार में ईरी रेशम का उत्पादन किस जिले में होता है। मैंने आपको एक चीज बताया था, बिहार में बेगूसराय एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर में ईरी रेशम की खेती की जाती है। रेशम के 3 प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार मैंने बताया अभी आपको। अगला क्वेश्चन है कि चिरांद जो कि छपरा में है, ये किस काल के अवशेषों के लिए फेमस है। तो चिरांद छपरा में है, ये नवपाषाण युग का, बिहार का एक साइट है जहां नवपाषाण युग का साइट है। प्रथम बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति कहां हुई थी। पहली बौद्ध संगीति मैं बता देता हूं। देखिए रवीश कुमार पत्रकार है ना, बिहार से थे, एनडीटीवी में पहले काम करते, मैंने ट्रिक उसी समय बनाया था। रवीश पटना का, चूंकि बिहार का शान है तो रवीश पटना का है। रवीश कहां का है, पटना का है तो बस मसाला है, ठीक है, रवीश पटना का। आर रवीश राजगीर, रा से राजगीर, व से वैशाली, वैशाली, है ना, और पटना तो पटना है ही, इसमें पटना है। और चौथा के ए से कश्मीर, कश्मीर, तो इसको बस नंबरिंग कर दीजिए आप, 1 2 3 4। तो पहला बौद्ध संगीति कहां पर हुआ गुरुजी, पहला बौद्ध संगीति हुआ राजगीर। पहला बौद्ध संगीति, रवेश होता है रवीश, हमने चालाकी से रवेश लिखा है, होता है रवीश कुमार, ठीक है, हमने लिखा रवेश, है वही, स्पेलिंग गड़बड़ किया है ताकि हमको यहां पर करेक्ट मिल जाए। रवेश पटना का है, तो राजगीर, वैशाली, पटना, ठीक है, पटना, और के से कश्मीर। पटना का है मतलब बिहार का है, ये मैं कह रहा हूँ। अब बिहार में कहीं भी उसका जन्म स्थल हो, कोई भी जिला में हो, मैं वो ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि यहाँ पर है वहाँ पर है, मैं बस इतना ये ट्रिक लगा कोशिश कर रहा हूँ कि पटना तक जब मैं ले आया तो मतलब बिहार का बेटा है वो, ठीक है। रवेश पटना का है, तो याद रखिएगा राजगीर, वैशाली, पटना और कश्मीर। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, 14 नंबर में। तो पहली बौद्ध संगीति याद रखिएगा राजगिरी के अंदर में हुई थी, यहाँ से दिख भी रहा है, ठीक है। राजगीर, वैशाली, राजगीर, वैशाली, पटना, और चौथे नंबर पे कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। जैन संगीति का आयोजन, पहली जैन संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था। 15वां नंबर क्वेश्चन, पहली जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र के अंदर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रांता,
बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रांता था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? है ना, बिहार का लोकसभा जब बना था तो पहले लोकसभा अध्यक्ष बिहार के बने थे कौन? बलीराम भगत। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भैया बिहार से पहले राष्ट्रपति, बिहार के नहीं, तो बिहार से पहले राष्ट्रपति कौन थे? जो पहले राष्ट्रपति थे भारत के वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये बिहार से ही थे। तो करेक्ट आंसर होगा कि बिहार से आने वाला भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? तो महाकवि का जो पद मिला बिहार में वो पहले महाकवि थे विद्यापति। विद्यापति करेक्ट आंसर होगा। बिहार के पहले महाकवि का नाम आएगा तो विद्यापति का नाम सबसे अव्वल आएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले साहित्यकार कौन है? बिहार से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर हैं बिहार से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले जो साहित्यकार हैं रामधारी सिंह दिनकर है। और किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए इनको मिला था, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को। अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण क्रांति के जनक जो है वो कौन थे? संपूर्ण क्रांति जो आई थी उसका जनक थे जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोनपुर मेला किन दो नदियों के संगम स्थल पर? कौन सी नदी के संगम स्थल पर सोनपुर बनता है? तो गंगा और गंडक नदी के संगम पर आपको सोनपुर मेला मिलेगा। बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना, बिहार के अंदर में पहला तेल शोधक कारखाना कोई खुला है तो वो बरौनी के अंदर में खुला है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला तारामंडल कौन सा है? बिहार का पहला तारामंडल 24 नंबर में बिहार का पहला तारामंडल है इंदिरा गांधी तारामंडल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला स्टेडियम कौन सा है? बिहार का पहला स्टेडियम कौन सा है? 25वां नंबर। तो कहेंगे बिहार का पहला स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? कहेंगे बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? पहला बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? करेक्ट आंसर होगा बिहार बंधु, बिहार बंधु, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? बिहार की पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? 28 नंबर में। करेक्ट आंसर होगा कल हमारा है, कल हमारा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी है? बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी है? तो गंगा मैया तो है पियरी चढ़बो, ये बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म है। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? पहली मैथिली फिल्म अगर बिहार की बात करें तो कन्यादान पहली मैथिली फिल्म थी। तो इस तरह से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया और थ्योरी हो गया। 2 चैप्टर इसके अंदर में जो है आपको यूजफुल रहेगा। पहला चैप्टर बिहार स्पेशल फैक्ट के नाम से, दूसरा ये। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, जो लोग बैच ले चुके हैं उन्हीं के लिए, आपके रिलेटिव में, दोस्त यार में, घर परिवार में कोई भी बच्चा छूट रखा है तो अभी बहुत बढ़िया डिस्काउंट ऑफर आया हुआ है। अभी जो है आपको पता है समय भी थोड़ी करीब आ गई है, इसलिए भी इस बहाने डिस्काउंट भी मिल रहा है, आप जो भी समझ लें इसको। तो इसमें 3 मई से 7 मई के बीच में एक डिस्काउंट ऑफर आया है। ये ना सोचे बच्चा कि अब तो 28 दिन ही बचा है। 28 दिन में पूरा सिलेबस को कवर किया जा सकता है, अगर नहीं करेंगे तो फिर तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा आपको, और 1000 रुपए की जो फॉर्म आपने भरी थी वो भी चले जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी आपका रिलेटिव छूटना नहीं चाहिए, है ना। अगर हर व्यक्ति अपने रिलेटिव में 2 4 5 लोगों को जोड़ दे तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो ऐसे संपन्न हो जाएगा। जब परिवार में आसपास में पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो कल को आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई परेशान करने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि सब अपनी जिंदगी में व्यस्त होगा। ठीक है, तो जो भी फैमिली के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार के लोग हैं, ठीक है, आस पड़ोस, दोस्त यार, गांव समाज का जो भी है ना, उनको बताइए कि इल्म बैच 3 ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पर चल रही है, जिसमें बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सर का अपना 10-15 साल का तजुर्बा है, लेकिन जो बिहार बीएड की अगर बात कर लेंगे तो केवल बिहार बीएड का 5 सालों प्लस से पढ़ा रहे हैं। ये हमारा 6ठा साल है बिहार बीएड के अंदर में, और पूरी टीम जो अभी पढ़ा रही है ये कम से कम 2-3 साल, इसको 3 साल हो गए, है ना, ये तीसरा टर्म है। तो सारे शिक्षक इस एग्जाम को लेकर अनुभवी हैं और अपने फील्ड के, अपने सब्जेक्ट के भी हीरो हैं, पिछले 10-15 सालों से पढ़ा रहे हैं। तो ये जो तजुर्बा है, इंस्टीट्यूट का अपना एक अनुभव है पिछले 5 वर्षों का, वो चीज आपको देखने को मिलेगा। जो पढ़ाएंगे सटीक पढ़ाएंगे, टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, कम पढ़ाएंगे ज्यादा नंबर लाने के चांसेस होंगे। ठीक है, और कोई भी चीज हम खुद ये चीज नहीं सोच के पढ़ाते हैं पता नहीं क्या आएगा, क्या पढ़ाएं, पूरा हिस्ट्री पढ़ा देते हैं, पूरा ज्योग्राफी नहीं। हमको पता है कि क्वेश्चन पिछले 7-8 वर्षों में कहां से आया है ना। हर साल हम जीते हैं, हर साल सिलेबस को
जीते हैं, एक एक दिन जीते हैं सिलेबस को, एक एक दिन उस पर स्टडी करते हैं, तो ये 5 वर्षों के अंदर में 365 दिन गुना 5 कर लीजिए, है ना, गुना 5 कर लीजिए, इतने दिन तक हमने इस सिलेबस को जिया है, तो हमें पता है कि भैया क्या पूछता है और क्या नहीं पूछता है, तो क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि रिवाइज भी तो करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए सटीक पढ़ाई आपको मिलेगी। अभी एक डिस्काउंट ऑफर चला आया हुआ है, तो इसमें सबको जोड़ना बहुत आसान रहेगा। इंडिया कूपन कोड लगा करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और 399 की बैच मात्र 299 रुपए में। ये सिर्फ और सिर्फ 7 मई तक है, और आज 5 मई हो गया, कल 6 और परसों 7, सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा हुआ है, 2 दिन का वक्त बचा हो। तो आपके रिलेटिव में कोई नहीं छूटे, ये देख लीजिएगा। और बाकी सारा फीचर्स मिल रहा है, और हम लोग टेस्ट पर बहुत जल्दी काम कर रहे हैं। टेस्ट हम लॉन्च कर देंगे आपको इसी सप्ताह में, सैटरडे तक हम लॉन्च कर देंगे टेस्ट को, ठीक है। इस सप्ताह में सिर्फ टेस्ट पर ही काम होगा, टेस्ट और एसपी नोट्स पे। ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, है ना, रजिस्टर करवा दीजिएगा जो भी लेना चाहते हैं। पेड कोर्स में ले जा करके उनको सलाह दीजिए व्यू डेमो पर जा करके डेमो देखने का, और डेमो जब देख ले पसंद आ जाए तो सीधा बाय नाउ पर क्लिक करना है, अप्लाई कूपन वाले ऑप्शन पर, इंडिया INDIA कैपिटल लेटर में इंडिया लिखिए, और पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए, फोन पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करवा दीजिए, ठीक है। और पेमेंट करते ही कोर्स एक्टिवेट होकर यहाँ माई कोर्स में आ जाता है, जैसा आप देख रहे हैं वैसे उनको भी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर भी संपर्क करके, अगर कोई बच्चा फोन पे गूगल पे नहीं चलाता उनको बोलिए व्हाट्सअप पर ये नंबर है हमारा, व्हाट्सअप नंबर, या कॉल करके भी बात कर सकते हैं। स्कैनर मांग लेंगे, स्कैनर पर पेमेंट करके भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, बाबा। इसी तरह प्यार विश्वास बना के रखिए।